सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 29 बताने जा रहा हूँ, जो कि जनरल साइंस टेस्ट सीरीज है और ये आपको एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, आरपीएफ के सभी एग्जामों में काम आएंगे, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 25 क्वेश्चन को आज मैं फिर डिस्कस करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 होगा, तब हवा का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। यानी कि 4/3 है, ये पानी का हवा के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष है और इसी का उल्टा पूछा गया है, तो उल्टा क्या होगा। तो उल्टा होगा 3/4। बनी सी बात है, उल्टा पूछा है तो 3/4 होगा। पहले 4/3 था तो अब 3/4 होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आंख के लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित की जाती है किससे। आइरिस है, कोरोना है, मतलब कॉर्निया है, या फिर जिसको स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं, या फिर सिलिपरी पेशियां हैं, या फिर प्रकाशीय तंत्रिकाएं हैं। किससे जो है लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित की जाती हैं। तो ये की जाती है यहाँ पर सिलिपरी पेशियां के द्वारा इनको जो है यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है लाइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया को कायम रखने के लिए पुनरुत्पादन गुणांक होना चाहिए। पुनरुत्पादन गुणांक होना चाहिए 0, 1, 2 या फिर 3। कितना होना चाहिए अगर श्रृंखला अभिक्रिया को कायम रखना है। तो इसके लिए जो है 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अदिश राशियों के बारे में क्या सत्य है इसमें। तो देखिए ऑप्शन है, अदिश राशियां दिशा भी रखती हैं। अदिश राशियां बीजगणितीय रूप से जोड़ी जा सकती है। अदिश राशियों का योग विशिष्ट नियम है और अदिशों को प्रदर्शित करने का विशिष्ट तरीका होता है। तो इनमें से जो सही है कि भैया अदिश राशियों का जो है बीजगणितीय रूप में जोड़ी जा सकती है। यानी कि जो आपका सेकंड नंबर का जो बी ऑप्शन होगा वो एकदम सही होगा, बाकी ये तीनों यहाँ पर गलत माने जाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि एल्केन जल में अविलेयता निम्न में से किस कारण को छोड़कर समझाई जा सकती है। ठीक है, नॉन पोलरिटी है, ठीक है, अध्रुवणता जो होती है, हाइड्रोजन बंध बनाने की असमर्थता होगी, या टेढ़ी मेढ़ी संरचना होगी, हाइड्रोजन बंध बनाने की असमर्थता तथा अध्रुवणता दोनों होगी। आखिर क्या है इसका कारण। तो इसका कारण है कि टेढ़ी मेढ़ी संरचना, जिगजैग स्ट्रक्चर जो है उसका, उस कारण से ये चीजें यहाँ पर होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वायु की अनुपस्थिति में एल्केन का ताप अपघटन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, दहन कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, या फिर भंजन कहलाता है। आखिर कहलाता क्या है, तो ये कहलाता है भंजन। क्या कहलाता है, भंजन कहलाता है अगर वायु की अनुपस्थिति में एल्केन का ताप अपघटन किया जाए तो। अगला प्रश्न है कि बीओडी क्या है। ठीक है, बीओडी आखिर यहाँ पर क्या है। तो देखिए बीओडी जो होता है वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा, आंसर इसका फर्स्ट वाला ही रहेगा। अगला प्रश्न है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्या है। यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन, या फिर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, या फिर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, या फिर बेकेलाइट, या फिर पॉलीस्टीरीन, या फिर पॉलीथीन, या फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, या फिर पॉलीस्टाइरीन या यूरिया। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर होने वाला है बेकेलाइट। देखिए बनी सी बात है, बेकेलाइट जहां आपको दिख गया तो वही पहले ही हो जाना था कि आंसर तो यही जाना है। ठीक है, क्योंकि बेकेलाइट जो है थर्मोस्टेट में बहुत अच्छा काम यहाँ पर करता है, थर्मोप्लास्टिक में। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। ए मछली से मिलेगा, सी साइट्रस फलों से मिलेगा, और ई जो मिलेगा आपको विटामिन जो है ये अंकुरित मतलब चने, अंकुरित दाल, इन सब चीजों से मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विसर्जन नलिका में भरी गैस
के विद्युत उत्सर्जन या विद्युत विसर्जन के उत्पन्न कैथोड किरणों के अध्ययन से निम्न तथ्य दर्शाए जाते हैं। क्या होते हैं? अल्फा कण प्रोटॉन से भारी होते पदार्थ की सभी अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर सभी केंद्रकों में प्रोटॉन पाए जाते हैं और E/m स्थिर रहता है। आखिर होता क्या है? तो ये जो होता है कि E/m जो होता है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि पानी समुद्र, नदी, बादलों, तालाबों आदि से लिया जाए तो ये सभी H2O2 1:8 में ही रहते हैं, प्रदर्शित करता है गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, जो है व्युत्क्रम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है भैया स्थिर अनुपात का नियम। बनी सी बात है H2O, इसमें जो है एक यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का अगर बात करें तो एक, और यहाँ पर 8 मिलेगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप कोई भी पानी ले लो, जैसे समुद्र का ले लो, नदी का ले लो, तालाब का ले लो, सब में यही मिलने वाला है आपको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु की त्रिज्या समान होती है, किस परमाणु के समूह में जो है इनकी त्रिज्या समान होती है? तो ये होती है FeCO और Ni। चलिए अगला प्रश्न है कि आहार नाल का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? संवहन, निगलन, शिथिलन या फिर ऐंठन? तो ये कहलाता है शिथिलन। क्या कहलाता है? शिथिलन कहलाता है आपका आहार जो नाल होता है उसका पेशीय संकुचन। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय किसमें होता है? श्वास नली में होता है, श्वसनियों में होता है, श्वास निकायों में होता है, या फिर वायु कोश में होता है? तो ये होता है वायु कोश में। किसमें होता है? वायु कोश में। ये जो है NTPC जो हुआ था आपका NTPC एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। NTPC 2017 वाले में पूछा गया था, मेंस में पूछा गया था। मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वायु कोश में जो है ये होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किसमें होता है? सिराओं में, कोशिकाओं में, धमनी में या फिर आलिंद में? तो ये जो होता है आपका कोशिकाओं में होता है, कैपिलरीज में होता है कोशिकीय द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान। निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो है स्फीरोसोम या फिर स्फेरोसोम या फिर राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? कौन सा इनमें से जो है कोशिकांग झिल्ली के बिना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा आपको राइबोसोम, जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पादपों में अंतः पर्व की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, फिर एस्विक अम्ल होता है? तो ये जो होता है ये होता है ऑक्सिन। ये मैं कई बार बता चुका हूं, जो ऑक्सिन होता है ये है वृद्धि हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन बोलते हैं यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कि वृद्धि हार्मोन इसको कहा जाता है। तो पेड़ों के लिए, पादपों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑक्सिन होता है वृद्धि हार्मोन। स्पाइरोगायरा किसके द्वारा बहुगुणित होता है? तो स्पाइरोगायरा जो है ये होता है विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने बीच में किसी न किसी पार्ट में इस क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है। तो ये विखंडन के द्वारा होता है यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संशोधन युक्त अवतरण किसकी केंद्रीय विषय वस्तु है? संशोधन युक्त अवतरण किसकी केंद्रीय विषय वस्तु है? संक्षिप्त विवरण, अनुवांशिकी या फिर उद्विकास या फिर जैव उत्पत्ति, आखिर क्या है ये? तो ये जो होता है ये होता है उद्विकास, एवोल्यूशन होता है यहाँ पर। तो इसका आंसर है उद्विकास। अगला प्रश्न है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? ह्यूमस, जीवाणु, पादप या फिर कवक? तो इसका जो आंसर है कि ह्यूमस जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। कौन सा जैविक घटक है? अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है कि जैव विविध हॉट स्पॉट है। तो जैव विविध का जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है? समुद्र है, बर्फीली नदी है या फिर वन है? तो जो इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा वन। अगला प्रश्न है कि अंगक जो कोशिकांग को प्रतिस्थापित करता है वो आखिर क्या होता है? तो जो अंगक है कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करता है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर जल में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो कमरे के ताप पर जल में जो है ध्वनि का वेग होगा 1500 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः बादलों के निचले भाग रखते हैं, क्या रखते हैं? तो बादलों के जो नीचे के भाग होते हैं वो धनात्मक आवेश रखते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उन पर होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 25 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जो अगला पार्ट होगा पार्ट 30 होगा। इसमें अगले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।